नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी भेड़िए। शब्द हथौड़े की तरह टकराए थे उसके कानों से। बॉस के उस वाक्यांश की धमक सुमेधा अभी तक महसूस कर रही थी। कथन में छिपे निहितार्थ को उसने बखूबी समझ लिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। उस दिन बॉस ने एक ज़रूरी लेटर डिटेक्ट करने के लिए सुमेधा को अपने कमरे में बुलाया था। बॉस कमरे के एकांत में देर तक डिक्टेशन देता रहा। इस बीच उसकी नज़रें बराबर सुमेधा की देह पर गड़ी रही थी। बहुत खतरनाक नज़रें थी उसकी। देह को एकदम निर्वस्त्र करने पर आमादा ठीक सामने बैठी सुमेधा को बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा था। असहज महसूस करने लगी थी वह। कमरे के बाहर बैठे चपरासी को बॉस ने डिस्टर्ब न करने का निर्देश पहले से ही दे दिया था, साथ ही चाय लाने का ऑर्डर भी। ऐसी विकट परिस्थिति में, जबकि बॉस के कमरे में काफ़ी देर तक किसी के आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, बॉस नज़रों से ही नंगा कर देने पर उतारू था। सुमेधा को आसार अच्छे नहीं नज़र आ रहे थे। ना चाहते हुए भी सुमेधा की नज़र क्षणांश के लिए बॉस के चेहरे पर अटक गई। वहाँ बॉस रूपी इंसान नहीं, भेड़िया नज़र आ रहा था। खतरनाक खूनी भेड़िया। सुमेधा का समूचा अस्तित्व ही काँप उठा। एक चीख उसके मुंह से निकलने ही वाली थी, जिसे उसने किसी तरह बाहर आने से रोक लिया। सुमेधा की परेशानी पर पसीना चूहचूहा आया। घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था। वह विवश हिरनी सी भेड़िया और भेड़िया एकदम झपटने को तैयार। राइटिंग पैड पर सुमेधा का हाथ यंत्रवत चल रहा था। कान और हाथ के बीच शायद कोई तालमेल नहीं रह गया था। मिसेस शर्मा, एनी प्रॉब्लम? नो सर, सुमेधा ने किसी तरह जवाब दिया। बॉस ने अचानक उसकी घबराहट को भांप लिया था। बॉस रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराया। सुमेधा ने फिर गौर से देखा। बॉस नहीं, वहाँ भेड़िया हंस रहा था। खतरनाक खूनी भेड़िया। बॉस के डिक्टेशन और चाय पान का समय सुमेधा के लिए सचमुच किसी भयानक यंत्रणा से कम नहीं था। चाय के घूंट तो बस किसी तरह निगले थे उसने। मिसेस शर्मा, बाकी मैटर मैं कल डिटेक्ट कर दूंगा। और हाँ सुनिए, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे घर पर मिल सकती हैं। मेरी वाइफ और बच्चे आजकल बाहर गए हुए हैं। आप रात को घर आ जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम। यू मे डिस्कस योर पर्सनल प्रॉब्लम इन डिटेल्स। जी, बस इतना ही कह पाई थी सुमेधा। बॉस एक बार फिर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। अंततः भेड़िए ने अपनी दांत दिखा ही दिए। एकदम चमकीले नुकीले दांत। सुमेधा सिहर गई। राइटिंग पैड और पेन संभाल कर वह बदहवास बाहर आई। 5 से ऊपर का वक्त हो चुका था। सभी सहयोगी कर्मचारी जा चुके थे। सुमेधा ने लगभग दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचकर ऑटो पकड़ा और घर की राह ली। घर पहुंचते ही सुमेधा तीर की तरह अपने कमरे की ओर भागी। भेड़िया का डर अभी भी उसके समूचे अस्तित्व पर हावी था। भड़ाक कमरे का दरवाज़ा सुमेधा ने अंदर से बंद कर लिया। मेरी वाइफ और बच्चे आज कल बाहर गए हुए हैं। आप रात को घर आ जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम। यू मे डिस्कस योर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन डिटेल। यही था वह वाक्यांश जो सुमेधा को गहराई में
नोच गया था, नुकीले शब्दों से उसे एकदम झिझोड़ डाला था। भेड़िए के पैने दांतों को वह अभी तक नहीं अपनी देह पर गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। वह असामान्य बात थी। रोज ऑफिस से घर आने पर सुमेधा बरामदे में बैठती, माँ से बोलती बतियाती थी। ऑफिस की सारी बातें माँ को बताती थी। बिना बतियाए उसे चैन ही नहीं पड़ता था। फिर हैंडबैग माँ को थमाकर हाथ मुँह धोने बाथरूम में घुस जाती। जब तक सुमेधा कपड़ा बदलती, माँ चाय बनाकर प्याला हाथ में थमा जाती थी। लेकिन आज दरवाज़ा बंद होते ही सुमेधा के कमरे की ओर लपकी। किसी अनिष्ट की आशंका से उनकी झुर्रियाँ भरी देह काँप उठी। दरवाज़ा खोल बेटी। सुमेधा, दरवाज़ा खोल। क्या हुआ तुझे? माँ जोर जोर से दरवाज़ा थपथपा रही थी, किंतु बेअसर। वे अनुनय विनय पर उतर आई, ढेरों कस्में दिलाई, बड़े यत्न के साथ आखिर दरवाज़ा खुला, वह भी अरेबियन नाइट्स की जादुई गुफाओं के अंदाज में। दरवाजे की ओट में सुमेधा सहमी सी खड़ी थी। क्या हुआ सुमेधा, तू इतनी डरी क्यों है? माँ, वह मुझे नोच डालेगा, खा जाएगा मुझे। कौन कौन नोच डालेगा? मेरे होते हुए इसकी किसकी इतनी हिम्मत है? माँ, वही भेड़िया। दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो अंदर आ जाएगा भेड़िया। डरी हुई सुमेधा माँ से लिपट गई। माँ ने माथा सहलाया, छू कर देखा, कहीं बुखार तो नहीं या फिर कोई फिट? बेटी, कोई भेड़िया नहीं है, तू यूं ही डरी जा रही है। ना माँ, भेड़िया, वह देखो घूर रहा है, मुझे नोच डालना चाहता है। सुमेधा शून्य में इंगित किया, मानो सचमुच वहाँ कोई भेड़िया खड़ा हो। माँ की छठी इंद्रियाँ जागृत हो गई। वह चिंता के आलोक में उनकी पुतलियाँ सिकड़ गई। बेटी का डर दूर करने की असफल कोशिश करते हुए वे फ़ोन पर लपकी, डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी था। डॉक्टर ने आने में कोई विलम्ब नहीं किया। वह अपने साथ एक मनोचिकित्सक को भी लाया था। दोनों ने देर तक सुमेधा से बातचीत की। मनोचिकित्सक ने उससे ढेरों सवाल पूछे, फिर सुमेधा को ट्रैंक्विलाइजर देकर गहरी नींद में सुला दिया। मनोचिकित्सक काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा था। उसने सुमेधा की माँ के चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ लिया। फिर वह सीधे साधे अंदाज में बोला, माँ जी, दरअसल आपकी बेटी को कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में शौक लगा है, जिसमें उसका बॉस भी शामिल है। शायद बचपन में किसी आदमी ने इसके साथ बलात्कार किया है या सिजोफ्रेनिया की शिकार हो गई है। जिस भी आदमी से उसे खतरा महसूस होता है या भय लगता है, वह उसे भेड़िया नजर आता है। माँ जैसे किसी टाइम मशीन में प्रविष्ट हो गई। अतीत उनके सामने घूमने लगा। सही तो कह रहा था वह मनोचिकित्सक। उन्हें सारी घटना याद आ गई। पड़ोस में रहता था सिन्हा। उसकी लड़की सुमेधा के साथ पढ़ती थी। एक दिन एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में। सिन्हा को अंकल कहती थी सुमेधा। सिन्हा की पत्नी बहुत चाहती थी कि सुमेधा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। घर में जब भी कोई नया पकवान बनाती, सुमेधा के लिए ज़रूर दे जाती थी। निहायत ही शरीफ और सलीकेदार औरत थी सिन्हा की पत्नी। किसी ऊंचे घराने की थी। सुमेधा की माँ को बड़ी बहन जैसा मानती थी। घर आना जाना तो था ही, अक्सर छत पर कपड़े सुखाते हुए दोनों में गप गोष्ठी भी हो जाती थी। उस दिन सिन्हा घर पर अकेला था। पत्नी और लड़की बाजार गई थी। सहज भाव से सुमेधा अपनी सखी से मिलने पहुंची तो वहाँ केवल सिन्हा अंकल को ही पाया। यूँ सिन्हा ऊपर से देखने में शरीफ नज़र आता था, लेकिन उस दिन एकांत में बालपन की देहरी लांग रही सुमेधा को पाकर उसके अंदर पता नहीं कैसे इंसान की जगह कोई भेड़िया जाग उठा। शायद वही भेड़िया जो कामोबेश दुनिया के हर मर्द में कहीं न कहीं ज़रूर मौजूद रहता है। सिन्हा बड़ी दरिंदगी के साथ पेश आया था।
उसकी नाजुक देह को छत बिछत कर डाला था। उसने मन तार तार हो गया था। सुमेधा का तन तो आहत हुआ ही था, मन भी आहत हुआ। उस भेड़िए ने सुमिता को अंतस को गहरा खरोच कर अपने प्रिंट हमेशा के लिए उभार दिए। घर लौटकर सुमेधा ने किसी तरह सारी कहानी रोते रोते सुनाई थी अपने माता पिता को। सुमेधा के पिता यानी जल निगम महकमे के बड़े बाबू रामनाथ शर्मा क्रोध और अपमान से तिलमिला उठे थे। भेड़िए सिन्हा को हमेशा के लिए सबक सिखाने की ठान चुके थे। वह तो सिन्हा की पत्नी आड़े आ गई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पैरों पर सिर रखा, दरिंदे पति को लानते भेजी। रामनाथ जी के आगे आंचल पसार कर बची खुची इज्जत आबरू को पलीता न लगाने की भीख मांगी। आखिर सुमेधा की माँ पसीज गई। सिन्हा की पत्नी के आंसुओं में से वे मोम बन गई। शर्मा जी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका। घटना पर पर्दा डाल दिया गया। उसके बाद सिन्हा अगले दिन परिवार सहित अन्यत्र चला गया। पता नहीं यह पत्नी की सलाह थी या अपने कुकृत्य की आत्मग्लानि की। वह दोबारा शहर में दिखाई नहीं दिया। शर्मा दंपति वहाँ अधिक दिन तक नहीं रह सके। रामनाथ जी ने अपना तबादला करा लिया और घर बार बेचकर दूसरे शहर में जा बसे। घटना को बीते बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन आहत सुमेधा इससे अपनी स्मृति से बिल्कुल विस्मृत रह न सकी। एकदम अंतर्मुखी हो गई थी, खोई खोई भयभीत हिरनी सी। भेड़िए का अक्स अभी भी उसके अंतस में साफ साफ उभरा हुआ था। बाजार में या सड़क पर जब भी किसी पुरुष को अपनी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से घूरते हुए पाती, अंतसा पर अंकित भेड़िया अनायास ही उस पुरुष के चेहरे पर चस्पा हो जाता। उसे पुरुष भेड़िए नजर आने लगते और वह हर समय अपने को खूनी भेड़ियों के झुंड में घिरा पाती। सुमेधा की यह हालत हो गई कि कभी कभी तो वह माँ के साथ बाहर जाने पर अक्सर किसी आदमी को देखकर डर जाती। इशारे से कहती, माँ वह देखो भेड़िया। माँ अक्सर उसे झिड़क देती। अपने इस भेड़िए के डर से सुमेधा ने घर के बाहर तक निकलना छोड़ दिया था। कुछ समय के लिए तो वह स्कूल तक छूट गया था। बड़ी मुश्किल से जब वह डर उसके मन से निकाला, यूँ कहे कि सयानी होने पर कुछ आत्मविश्वास बढ़ा, तब कहीं जाकर उसकी पढ़ाई पूरी हो पाई। सुमेधा की माँ को तब सपने में भी यह गुमान नहीं था कि अनायास ही उनकी बेटी एक खतरनाक मनोरोग की शिकार हो चुकी है। अतीत का यह घटना चक्र उसके सामने चलचित्र की तरह घूम गया। वह वर्तमान में वापस आई तो बेसाख्त उनके मुंह से निकल पड़ा, डॉक्टर साहब, सुमेधा की यह बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना? वैसे तो यह खतरनाक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं। आपको सुमेधा का ध्यान बटाना होगा, इसे एंगेज रखना होगा। खाली दिमाग बिल्कुल मत छोड़िए। ऐसे आदमियों से सामना नहीं होने दीजिए जिनसे यह डरती है। ऐसी घटनाओं का रिपीटिशन रोकिए, नहीं तो बीमारी जानलेवा हो सकती है। मैं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दूंगा। फिलहाल सुमेधा को टेस्ट की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी दिला दीजिए। रेस्ट के साथ साथ अभी दवाई भी चलेगी। सुमेधा के साथ ऐसी पहली बार नहीं हुआ। एक बार और भी भेड़िए ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बड़ी मुश्किल से बच पाई थी वह भेड़िए से। रामनाथ जी को हार्ट अटैक हुआ तो घर चलाने का भार सुमेधा पर आ पड़ा। वह तो अच्छा हुआ कि रामनाथ जी के रिटायरमेंट पे अभी 3-4 साल बाकी थे। कंपेंसेटरी ग्राउंड पर सुमेधा को पिता की जगह नौकरी मिल गई। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह माँ बेटी के खर्च के लिए पर्याप्त था, किंतु यह नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती थी। क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए थे दफ्तर के बाबू मिश्रा ने।
रामनाथ जी के स्वर्गवासी होते ही मिश्रा जी की लॉटरी खुल गई। नौकरी में मिश्रा रामनाथ जी से जूनियर था। रामनाथ जी के बाद उसे तत्काल प्रमोट कर दिया गया। वह दफ्तर का बड़ा बाबू बन गया। यूँ मिश्रा नामक इस जीव का संसार रिकॉर्ड से दर्ज पूर्ण नाम कृपाशंकर मिश्रा जरूर था, किंतु फालतू में किसी पर कृपा करना इसके स्वभाव में शामिल नहीं था। दफ्तर का कोई काम कराने या फाइल बढ़ाने के लिए पहले मिश्रा का कृपा पात्र बनना आवश्यक था, और मिश्रा बिना चढ़ावा लिए किसी पर कृपा नहीं करता था। मिश्रा जियो और जीने दो के वसूल के साथ साथ पियो और पीने दो की थ्योरी पर यकीन रखता था। उसकी अपनी दारू मंडली थी। इस दारू मंडली में चपरासी और ड्राइवर से लेकर दफ्तर के कई बाबू भी शामिल थे। जैसे शाम के 5 बजते ही होते मिश्रा को दारू की तलब सताने लगती। दफ्तर के दरवाजे अंदर से बंद किए जाते। आनन फानन में बोतल का इंतजाम होता और पीने पिलाने का दौर शुरू हो जाता। मिश्रा सुरा के साथ साथ सुंदरी का भी खासा शौकीन था। मद्यपान के बाद अक्सर उसे किसी स्त्री के संसर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगती। उसकी अय्याशी के अनेक किस्से दफ्तर के में मशहूर थे, जिन्हें वह खुद भी कभी कभी मनचले युवा बाबुओं के बीच बीच चटखारे लेकर सुनाया करता था। मिश्रा के लिए सुंदरियों की व्यवस्था या सौदा पटाने का काम चपरासी जय नारायण के जिम्मे था। लेकिन जय नारायण भी आखिर कब तक यह व्यवस्था संभालता। मिश्रा को अब रेड लाइट एरिया के बदनाम कोठों की शरण लेनी पड़ती। वह देर रात घर को लूटा पीटा सा पहुंचता। नतीजतन पत्नी के आए दिन उसको खटपट होती। कई मर्तबा तो वह घर छोड़कर भी जा चुकी थी। किस्सा कोताह यह कि मिश्रा एक चरित्रहीन आदमी था। जब तक रामनाथ जीवित रहे, मिश्रा की हिम्मत उनके सामने सर उठाने की नहीं थी। वे अक्सर मिश्रा को हड़काते रहते। मिश्रा, तुम नालायक और कामचोर मुलाजिम हो। अगर सरकार को नौकरी तुमसे नहीं होती तो छोड़ दो। उसे एक चिट्ठी तक ढंग से ड्राफ्ट नहीं कर पाते, न टाइप करते हो, न फाइल की टाइमली डिस्पोजल। तुमसे तो आजकल ये नए लौंडे ज़्यादा ठीक है। मिश्रा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहता। रामनाथ जी की मृत्यु के बाद बड़ा बाबू बनते ही मिश्रा के रंग ढंग एकदम बदल गए। पुरानी खुन्नस तो थी ही, सुमिधा को ज्वाइन कराने में नाको चने चबवा दिए। कभी यह सर्टिफिकेट तो कभी वह सर्टिफिकेट, कल आना परसों आना। आज साहब आउट ऑफ स्टेशन है, फाइल डिस्पोजल में है, आपका काम हो रहा है, यानी तरह तरह के बहाने। टरकाने की कला में मिश्रा उस्ताद था। फिर उसे रामनाथ बाबू का पिछला हिसाब भी तो चुकता करना था। पेंशन स्वीकृति कराने, फंड और बीमे की रकम का भुगतान पाने में सुमेधा और उसकी माँ को दांतों तले पसीना आ गया। रोज़ नए नए ऑब्जेक्शन। किसी तरह सुमेधा ने पार पाई। मिश्रा को उससे फूटी कौड़ी तक नहीं मिली रिश्वत में। फिर एक दिन सुमेधा ने नौकरी भी ज्वाइन कर ली। मिश्रा गिद्ध दृष्टि से उसे ताकता। सुमेधा सुबह दफ्तर आती तो चपरासी जयनारायण मिश्रा को देखकर आँख मार कर फिकरा कसता। बड़े बाबू, क्या गजब की चीज़ है, इस कबूतर पर भी हाथ रखो। मिश्रा दफ्तर की मर्यादा को ताक पर धरते हुए आशिकाना अंदाज में गाता। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, यह कमला आसानी से हाथ नहीं धरने देगी। अरे ससुर, हमने भी इस लौंडिया पर हाथ नहीं धरा तो अपनी मूछें मुड़ा देंगे। बस रहने दो पंडित जी, तुम्हारे बस की बात नहीं है हाथ धरना। गवर्नमेंट ने पहले ही कामकाजी महिलाओं के फेवर में कानून बना दिया है। इस पर हाथ धरने के चक्कर में खुद ही धरे जाओगे।
फिर एक अश्लील ठहाका। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। रोज़ सुमेधा को मिश्रा और उसकी मंडली की फिक्रेबाजी का शिकार होना पड़ता। वह अनसुनी करके काम में जुट जाती, लेकिन मिश्रा ने कथनी करने का भेद मिटा दिया। हुआ यूँ कि उस दिन दफ्तर के अधिकांश कर्मचारी छुट्टी पर थे। मिश्रा, सुमेधा, चपरासी जय नारायण, बस ये तीनों ही दफ्तर में मौजूद थे। बॉस लंच में घर जा चुका था। सुमेधा को अकेला पाकर जय नारायण ने नाटकीय अंदाज में फिकरा कसा। पंडित जी, किधर लगा है ध्यान? अब मत चूको चौहान। मिश्रा बोला। यार जय नारायण, ले तू यह नोट पकड़ और बढ़िया वाली अरिस्टोक्रेट की बोतल ले आ। इशारा पाकर जय नारायण ने आंख दबाई और हंसता हुआ दफ्तर के बाहर घिसक लिया। अब मिश्रा के लिए मैदान साफ था। सुमेधा को उसका खतरनाक इरादा भांपने में देर न लगी। मिश्रा की आंखों में एक हिंसक चमक साफ झलक रही थी। सुमेधा ने कातर हिरनी की तरह इधर उधर नज़र फैलाई। वहाँ कोई उसकी सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं था। मिश्रा ने लगभग झपटते हुए सुमेधा को मजबूती से अपने आगोश में भर लिया। वह उसके नाजुक अंगों की बहसियानी अंदाज में मसलने लगा। क्षणांश में सुमेधा के सामने सिन्हा का चेहरा घूम उठा। भेड़िया फिर अपनी पाशविक ताकत के साथ उसके जेहन में कूद गया। भेड़िया अपनी खूनी दांत उस पर गड़ा देने के लिए तैयार था। छटपटाती सुमेधा ने अंदर पता नहीं कहाँ से इतना आत्मबल आ गया कि उसने बिजली की फुर्ती से मिश्रा को एक ही झटके में दूर उछाल फेंका। मिश्रा चारों खाने चित्त भौचक्का सा सुमेधा को देख रहा था। इसके बाद सुमेधा वहाँ रुकी नहीं। वह बदहवास सी घर को भाग छूटी। भेड़िया अभी भी उसके मस्तिष्क पर बुरी तरह से छाया था। उस दिन के बाद सुमेधा अनमनी रहने लगी। कई दिन तक दफ्तर भी नहीं गई। अगर वह चाहती तो मिश्रा की करतूत की शिकायत वह अफसर से कर सकती थी, या फिर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती थी। उसकी एक शिकायत से मिश्रा की भविष्य चौपट हो सकता था, लेकिन इन सब बातों को सुमेधा को तो कोई फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए वह मौन साध कर रह गई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि मिश्रा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया और फिक्रेबाजी भी बंद हो गई। सुमेधा ने मिश्रा के कारनामों को भुला दिया, लेकिन मस्तिष्क पर छाए भेड़िए के आतंक से वह लाख कोशिश के बावजूद मुक्ति नहीं पा सकी थी। बहरहाल जब उस दिन बॉस के कुट शब्दों में अपना मंतव्य सुमेधा ने स्पष्ट किया, भेड़िया अपनी हैवानी ताकत के साथ एक बार फिर पूरे जोर से अपने वजूद में उछलकर उसके सामने ही आ गया। दिन गुजरे, सुमेधा आघात से उभर रही थी। मनोचिकित्सक ने वाकई कमाल कर दिखाया। सुमेधा की माँ को यकीन हो चला कि सुमेधा को अब भेड़िए से निजात मिल गई है। वह हमेशा के लिए दफन हो चुका है। सुमेधा को भेड़िए से निजात दिलाने में जिस आदमी का सबसे अधिक योगदान था, वह था प्रभाकर, दफ्तर में सुमेधा का सहयोगी। पहली बार में एक अजीब सा इंटेलेक्चुअल लगाव था प्रभाकर। पता नहीं क्या क्या बातें करता था, किस दुनिया में खोया रहता था। उसकी बातें किसी उलटबांसी से कम नहीं लगती थी सुमेधा को। आदमी सुन है और सुनने में अनंत है। जीवन में हर कहीं एक ड्यूअल ट्रेंड है। जो बाहर है वह भीतर नहीं, जो भीतर है वह बाहर नहीं है। अजीब दर्शन था प्रभाकर का, कुछ कुछ स्यादवाद के करीब। दफ्तर के लोग तो क्या, खूब प्रभाकर भी अपने आप को नहीं समझ पाया था।
लेकिन बावजूद अपनी विचित्रता के प्रभाकर सुमेधा को अच्छा लगा था। निश्चल, निर्विकार, उसके ऊपर सहज विश्वास कर लेने को जी चाहता था। एक वही तो था जिससे कोई रागात्मक संबंध ना होते हुए भी सुमेधा अपनी मन की गुत्थियां खोल चुकी थी। भेड़िए का चेहरा भी उसके लिए अनचिन्हा नहीं था। सुमेधा के बारे में सब कुछ जानता था वह। मनोचिकित्सक के ट्रीटमेंट में जिन दिनों सुमेधा अक्सर ट्रैंक्विलाइजर के नशे में नींद में डूबी होती, वह नित्य घर आकर माँ से सुमेधा का हाल चाल पूछता और सिरहाने चुपके से खूबसूरत बूके रख जाता। जागने पर माँ सुमेधा को बताती सुमेधा के लिए यह ठीक उसी तरह था जैसे कंटीली झाड़ियों के बीच कहीं गुलाब खिलाया हो। बहरहाल सुमेधा अब स्वस्थ हो रही थी, भेड़िए की छाया से मुक्त हो रही थी। प्रभाकर दफ्तर से निपटकर अभी भी सुमेधा का हाल पूछने आता था। सुमेधा ने लक्ष्य किया, इधर पिछले दिनों प्रभाकर कुछ बदला बदली नजर आ रहा था। अब वह पहले की तरह सजीदा खोया खोया सा रहने लगा। प्रभाकर नहीं था, उसका टेस्ट और उसका स्वभाव बदल रहा था। इसका सबूत था वे चटक रंग के कपड़े जिन्हें पहले वह कभी नहीं पहनता था। एक दिन सुमेधा रिएक्ट कर गई, प्रभाकर यह लाल रंग की शर्ट पहनकर मत आया करो। क्यों, तुम्हें लाल रंग अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, इसे देखकर लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अजीब बात है, लाल रंग तो प्यार का रंग है, उस माँ का रंग है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, यह खूनी रंग है। एब्सर्ड, यानी डिस्कार्ड इट। प्रभाकर हंसने लगा। सुमेधा अजीब नज़रों से उसे घूरने लगी। उसकी तीखी नज़रें सहन नहीं हुई तो प्रभाकर पूछ बैठा, सुमेधा, इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? क्या मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं लग रही? प्रभाकर बोला, प्लीज़ डोंट लाफ। इस तरह से मत हंसो, मुझे डर लगता है। डर किससे? वही भेड़िया। तुम हंसते हो तो लगता है कि भेड़िया आ गया है। वह फिर हंस रहा है अपनी खूनी हंसी। प्रभाकर एकाएक संजीदा हो गया। फिर बोला, सुमेधा, भेड़िया बाहर नहीं, अंदर है। वह किसी के भी अंदर हो सकता है, मेरे भी, तुम्हारे भी। वह कभी भी किसी में भी बिल्ली की तरह दबे पांव घुस सकता है और कुछ भी कभी भी उछलकर बाहर आ सकता है। इस अंदर के भेड़िए से ही तो हमें मुक्ति पानी है। मुझे तो अंदर बाहर सब कहीं भेड़िए नजर आते हैं। नहीं, तुम जरूर किसी हेलुसिनेशन का शिकार हो। प्रभाकर बोला, प्लीज़ बुरा मत मानना, तुम तो दूसरों को की तरह भेड़िए नहीं हो ना। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बहुत धोखे खाए हैं। मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। तुम पर यकीन किया जा सकता है ना? 100%। तुम मुझे हमेशा आदमी ही पाओगी। प्रभाकर फिर हंसा। हंसी सुमेधा के अंदर गूंज गई। वह फिर पॉजिटिव हो गई। प्रभाकर बोला, मैंने मना किया था इस तरह हंसने को। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। चलो अपनी माँ से इजाज़त ले लो, आज कोई मूवी देखने चलते हैं। हाँ, चली जाना, मन बहल जाएगा।
माँ की अनुरोध युक्त इजाज़त को सुमेधा टाल ना सकी। बहुत दिनों के बाद वह मूवी देखने जा रही थी। किशमिश रंग का सूट, खूबसूरत डिजाइन की चप्पलें, ऊपर से भीने सेंट की फुहार। सचमुच दिलकश लग रही थी सुमेधा। एकटक उसे ताकता रह गया प्रभाकर। सुमेधा को मूवी देखने के लिए तैयार होते देखा तो माँ को लगा सुमेधा भेड़िए की छाया से मुक्त हो रही है। सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरा था और पर्दे पर नाचते प्रकाश वृत्त थे। प्रभाकर और सुमेधा बालकनी की सीटों पर काबिज हो चुके थे। फिल्म चल रही थी। अधनंगी हीरोइन झरने के पानी से अपने उन्मत्त उरोजो मार्शल जंगाओं प्रदर्शन करते हुए सेक्सी पोज बना रही थी। दर्शकों की सिराओं में उत्तेजना दौड़ने लगी। अंधेरे में सुमेधा के कुर्ते के भीतर बचपन अजगर सा रेंग गया, ठंडा लिजलिजा स्पर्श। सुमेधा ने चूक कर हाथ से झटक दिया। वो यह प्रभाकर था। धूमिल रोशनी में सुमेधा ने प्रभाकर को देखा। भेड़िया फिर हंस रहा था। ये कहानी थी भेड़िया। कहानी आपको कैसी लगे अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।